तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जोक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे फिर से हमारी नेक्स्ट वीडियो की, और ये वीडियो नंबर 16 हमारी रहने वाली है। इससे पहले 15 वीडियोज है। ये एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम बात करते हैं हिमाचल में आने वाले उन सभी एग्जाम्स के बारे में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम जिसमें इस लेवल तक का मैथ्स पूछा जाता है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो रिवाइज होता हुआ चले। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, लगभग नहीं हुआ है तो पहले इसको पहले से अच्छे से कंप्लीट करिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा पहले आपको खुद करना है। अगर हो जाता है तो बहुत बहुत बधाई हो, नहीं होता है तो आपको उसका सोल्यूशन देख लेना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड देयर क्वेश्चन इज 5 देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक आपको समझ में आ सकता है बड़ी आसानी से कि दो नंबर है हमारे पास। इसने कहा दो नंबर का जो सम है वो कितना है, वो 120 है, ठीक है, और उनका भागफल 5 है। भागफल का मतलब क्या है 5? भागफल का मतलब होता है कि जब आप बड़ी संख्या को, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक मैंने ले ली बड़ी संख्या को मैंने x ले लिया और छोटी संख्या को मैंने y ले लिया। दो संख्या है हमारे पास, ठीक है, ये दो संख्या मैंने ले ली। तो पहली कंडीशन तो जो यहां से यहां तक है वो ये कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो योग होना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो हमने कर दिया, दो संख्या है हमारे पास। इसने कहा कि इसका भागफल 5 होने का इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे तो इधर भागफल जो है वो 5 आएगा और शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये आता है कि नहीं आता है, आपको पता है ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो x है वो इक्वल किसके है, 5 गुना वाई, यानी कि 5y के, 5y के बराबर हो गया। x जो है वो बराबर हो गया 5y पे, तो यहाँ पे रख सकता हूँ x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5y। तो लिख देता हूँ यहाँ पर x की जगह लिख दिया 5y प्लस वाई, ये इक्वल टू 120 है। तो 6y बराबर हो गया है, 6y बराबर है 120 के। यहाँ से हमें पता चलता है कि y जो है वो किसके बराबर है, 20 के। कैसे आया, 6 इसको आके इधर डिवाइड कर देगा। तो y की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो इसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। दोनों संख्याओं का अंतर बताना है तो हमें दूसरी संख्या भी पता करनी पड़ेगी। अगर एक संख्या मुझे 20 पता चली है तो यहां पे रख सकता हूं 20 गुना 5, एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा 100 के। या फिर यहां पे भी रख सकता हूं y की वैल्यू 20 रखूंगा, इधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी 100 है, एक वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में आसान भी है और छोटा भी है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम ना करे आपको, तब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया है क्वेश्चन का मतलब कभी भी आएगा तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो उसको क्वेश्चन बोला जाएगा। समझ गए होंगे बात को। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बैंकिंग को स्पेशल बैच है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है। आपको अगर उसकी डेमो क्लासेज लेनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। पहले जो कई बार स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो उनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए जो एग्जाम तक की नीड होती है वहां तक आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। डेली क्लासेज होती है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती है, हफ्ते में एक दिन टेस्ट भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको बाकी सारी चीजें पता करनी है तो एकेडमी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको करनी हो या आपको किसी भी दोस्त को करनी हो तो प्लीज उनको जरा इन्फॉर्म कर देंगे। बस इतना सा काम था। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर LCM इज 225। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75 तो दूसरा नंबर क्या होगा। बहुत ही आसान है, हमें एक रूल पता है। जब हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे सबसे पहले रूल क्या था एलसीएम एचसीएफ के, मैं आपको रूल्स रिवाइज करा देता हूँ। एलसीएम एचसीएफ का सबसे पहला रूल ये होता है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता ही होता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका एलसीएम निकालो, उनका एचसीएफ भी निकालो, तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। रूल नंबर 2 क्या था कि अगर आपके पास कुछ कोप्राइम नंबर्स हैं तो कोप्राइम नंबर्स का अगर कभी एलसीएम निकालना पड़ता है तो उनकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती है। को प्राइम नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना पड़े तो हमेशा एक होता है, निकालने की जरूरत नहीं है।
फिर तीसरे नंबर पे हम जो रूल पढ़ते हैं वो ये वाला रूल है। वो रूल ये होता है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अभी रूल नंबर 3 की। यानी कि हमारे पास अगर दो नंबर है तो नंबर 1 और नंबर 2, ये दो नंबर की हमारी मल्टीप्लाई जो होगी ये बराबर होगी इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। तो यहां से हमें पता चला कि एक नंबर तो पता है, यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो पहले नंबर की जगह 75 लिख दिया। दूसरे नंबर का हमें पता करना है तो इसकी जगह पे मैंने n2 ही लिख दिया है। तो ये जब इक्वल आएगा, एलसीएम कितना है 225 है, यहाँ पे एलसीएम की जगह लिख दिया 225। एचसीएफ कितना है क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये 15 है, 15 है। अगर मुझे n2 निकालना है, नंबर 2 निकालना है, तो इस 75 को इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि 225 इंटू 15 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 75 कट जाएगा 5 बार, 5 से जब इसको काटूंगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो जो दूसरा नंबर हमारा आया है वो आया है 45। 45 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस इतना सा है, ये रूल आपको याद रखने हैं। कुछ रूल्स है एलसीएम एचसीएफ के, तो इनके बिना आपका आंसर नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने समय में मूल राशि का 5 गुना हो जाएगी। 3 गुना होने का क्या मतलब होता है भाई? इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले वाले बताता हूं आपको कैसे करना है। जैसे कोई भी पैसा है, इसने क्या कहा, अ सम ऑफ मनी। अ सम ऑफ मनी का मतलब कुछ भी पैसा आप ले लो, 15 साल में वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे लक्ष्मी चिन्ह फंड था हो, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो 15 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने किसी को 1 रुपया उधार दे दिया, 1 रुपया, तो वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे क्वेश्चन में, वो होता है कि आपको ब्याज कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है। तो अगर मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया है, वो मुझे 15 साल के बाद 3 गुना करके दे रहा है। मैंने कहा 3 गुना करके मतलब 3 रुपए दे रहा है, तो 15 साल में उसने ब्याज कितना दिया है? आप कहेंगे उसने 2 रुपए का ब्याज दिया है, और कितने साल लगाए हैं, 15 साल लगाए हैं। चलिए ठीक है, मान लिया अपने भाई कि 15 साल में कितने रुपए का ब्याज दिया, 2 रुपए का। आगे क्वेश्चन में कहता है कि मुझे वो 5 गुनी करनी है, 5 गुनी वही पैसा। अगर इसी पैसे को 5 गुना करना है, 5 गुना, तो ये 5 हो जाएगा। तो वो कितना ब्याज देगा मुझे? फिर आप कहेंगे यहां पर लगा लो साहब, अगर मैंने 1 रुपया उधार दिया और वो उसको 5 बना रहा है, तो यहां पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 4 रुपए का ब्याज। 4 रुपए का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 रुपया दिया है, 4 का ब्याज देगा, तभी तो 5 गुना हो पाएगा। अब यहां पे आ जाओ वापस, 2 रुपए का ब्याज लगने के लिए लगते हैं 15 साल, तो 4 रुपए का ब्याज कमाना है, 4 रुपए का, तो 4 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि 30 साल में जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 30 साल में पैसा 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको अगर फॉर्मूला लगा के देखना है तो देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फॉर ए ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल है हमारे पास एबीसी, तो एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं एबीसी। ये हमने एक ट्रेंगल बना लिया कि ये ट्रेंगल कौन सा है, ये ट्रेंगल है एबीसी। ठीक है जी, एबीसी है इसने। फिर आगे इसने क्या कहा, नाम भी लिख लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, इन अ ट्रेंगल एबीसी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड। मिड पॉइंट है मतलब मध्य बिंदु है, जैसे कि ये साइड है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी। इसका मध्य बिंदु ये है, इसको नाम दे दिया ई। और इसका मध्य बिंदु ये है, इसको नाम दे दिया एफ। और इनको मिला दिया, इनको क्या कर दिया भाई, इनको हमने मिला दिया। डी में ई, ये इसमें और ये इसमें मिला दिया ऐसे, ये बन गया। मैं तो इसने कहा अगर त्रिभुज हमारा एबीसी, ये जो पूरा त्रिभुज था, पूरा त्रिभुज जो था बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला, ये 24 स्क्वायर यूनिट था इसका एरिया, तो डीईएफ का एरिया कितना होगा। देखो भाई, इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम तो मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप मिड पॉइंट मिलाएंगे, यहां से सबके मिड पॉइंट मिलाएंगे, तो ये जो बड़े वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये 4 बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी तरीके का बना हो, अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन करके उसको एक त्रिभुज बनाया है, तो ये 4 बराबर बराबर त्रिभुज में बट जाएगा।
तो इसने कहा है कि अगर इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 24 है, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 24 है, तो 24 तो 4 बराबर बराबर हिस्सों में बट गया ना। तो इसने कहा कि DEF, ये जो त्रिभुज हमारा बीच में बना हुआ है, इसका एरिया कितना होगा, इस वाले का एरिया कितना होगा, ये पूछा है। तो भाई 24 को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, 24 बटे में 4, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। तो याद कैसे रखना है आपको, याद रखना है कि जब भी मिड पॉइंट ज्वाइन करके आप ट्रायंगल बनाओगे तो जो बड़े वाला त्रिभुज होगा वो 4 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ये भी एरिया बराबर होगा, ये भी एरिया बराबर होगा, ये भी और ये भी। तो जब मैं सब बराबर बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो 24 को 4 से भाग करूंगा तो 6 आएगा, इसका भी एरिया 6 होगा, इसका भी एरिया 6, इसका भी एरिया 6 और इसका भी एरिया 6 होगा। कई बार क्वेश्चन में एडवांस करने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है कि इसका एरिया कितना होगा, यहां से लेकर के ऐसे इसका एरिया कितना होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए आप? तो हम कहेंगे 6 और 6, ये भी कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 12। ये भी ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये भी ऐड करेंगे तो पूरा 24 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC। फिर से एक त्रिभुज की बात हुई है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, और हम त्रिभुज बना रहे हैं तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। एक सेकंड, ये त्रिभुज हमने बनाया यहाँ पर, एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज बन गया है ये वाला। चले, ये तो बन नहीं रहा है सही से ना। चलिए, इसने कहा हमारे पास एक त्रिभुज है, इसी से काम चला लेते हैं। इसने कहा ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ये A है, ये आपको दिख तो रहा है ना सही, ये A है, ये B है और ये कितना है, ये C है, A B और C है। ठीक है, तो इसने कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC जिसमें जो DE है, DE जो है वो पैरेलल है BC के। ये BC एक लाइन है हमारे पास, इसके सेम जैसे पैरेलल हमने एक लाइन बना दी यहाँ पर DE, ये D है और ये E है, तो ये इस लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसी थ्योरम से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको BSP बोलते हैं, बेसिक परपेंडिकुलर ना प्रॉपर्टी, बेसिक। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया कि AD जो है और DB, AD जो है ये AD ये 5 है, और जो DB है ये हमारा कितना है, 4 है। तो इसने पूछा है कि DE और BC का रेशो क्या होगा, यानी कि इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि जो AD है और जो DB है, अगर आप ऐसे लिखते हो कि AD यानी कि AD का रेशो और रेशो किसका, DB का, तो ये हमेशा बराबर होगा रेशो किसका, AE का और EC का, AE और EC का। बात समझे कि नहीं समझे? ये सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। देखो, अगर आप बीच में रुक रहे हो, रुकने का मतलब क्या है, यहां से यहां रुके और फिर यहां से यहां आए हो, तो आपको ऐसे लिखना है कि इसका जो रेशो होगा वही रेशो इसका और इसका होगा, इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों का रेशो। जैसे 5 है और ये 4 है, तो इसका रेशो भी 5 और 4 ही होगा, 5 और 4 ही होगा अगर बीच में रुक रहे हो। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो एक और तरीका होता है जिससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वो होता है कि यहां से यहां तक की दूरी यानी कि AD और डिवाइड में A से लेकर के B तक अगर आप लिख रहे हो, जैसे इधर भी ऐसे लिखेंगे A से लेकर के E तक, A से E तक और बटे में A से लेकर के C तक अगर आप लिख रहे हो, तो ये बराबर होगा किसके लिए, बराबर होगा DE और BC के। ये आपको ऐसे लिखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पर आपको इस वाली थ्योरम, अगर आप इस वाली थ्योरम में लिख रहे हो ना, इस वाली थ्योरम में आप DE अपॉन BC नहीं लिख सकते हो। इसमें कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि वो क्या करेंगे, इसका और इसका रेशो लेंगे AD, फिर DB लेंगे और इसके बराबर इसको और इसको रख देंगे, जो कि गलत है। क्योंकि ये त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर है, तो हम दो अलग अलग त्रिभुज में सिमिलरिटी लगा रहे हैं। तो इस वाले त्रिभुज की साइड लेंगे और इस बड़े वाले त्रिभुज की साइड लेंगे। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की साइड कितनी है, AD, और बड़े वाले की कितनी होगी, AB।
तो जब आप बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, जैसे यहां से यहां और फिर यहां से यहां जब लेंगे, इस वाले केस में ही आप डीई के और बीसी के रेशियो को इक्वल रख सकते हैं। जब आपने ऐसा लिखा कि ए डी और डी बी लिखा है या ए ई और ई सी लिखा है, तब आप इसके इक्वल में डीई और बीसी नहीं लिख सकते हैं। यहां पे आप इसको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे, क्या कहा कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी और डीबी का रेशो 5:4 है। तो इसने पूछा है कि इसका और इसका रेशो बताओ। तो मतलब हमसे ये वाला रेशो पूछा गया है, ये वाला रेशो डीई और बीसी का रेशो है। तो हम इसमें से ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली। तो हम कहेंगे कि एडी कितना है, एडी कितना है 5। तो ए बी कितना है, ए बी का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक 5 और 4 9, और ये बराबर है किसके, चाहे आप इसके बराबर में इसे लिखो, इसको हटा सकते हैं आप क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो इसके बराबर ये हो जाएगा डीई इक्वल टू बी सी के। तो यही डीई और बी सी का रेशो होगा 5:9, 5:9। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो आसान है अगर आपने पढ़ा होगा, बस कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि डीई और बीसी का रेशो कब लिखना है। इसमें नहीं लिखना है, इस वाले में लिखना है। जब यहां से और यहां से पूरी लाइन का आप रेशो लेंगे तभी डीई और बीसी का रेशो आपको लिखना है। शॉर्ट में अगर आप रुक गए हो, बीच में आपने बांट दिया है, तो उसको नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसकी वैल्यू दे दी है और ये वैल्यू पूछना चाहता है कि कितना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व अगर कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, कर लेते हैं। फिर इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको जोड़ूंगा। तो 3x में जब 2x की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3x, और ये इक्वल है 5 के, इक्वल है 5 के, 5 के। अब मैं क्या करूंगा, इस 3x को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x 6x² प्लस 1 ये इक्वल है 5 गुना 3 15 के, 5 गुना 3 15 x के, ये बराबर आ गया हमारे पास। बोले इसका क्या करें फिर, बोले इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 5x कितना, 5x, 5x के डिवाइड में कितना है, इसको मैं लिख सकता हूं 6x² प्लस 1 प्लस 20। ये तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि इन तीनों का जोड़ दिया है 6x² प्लस 20x और प्लस 1, 6x² प्लस 20x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, इसको इसको एक साथ लिख लिया, इसको दूसरी तरफ लिख लिया। प्लस में तो आप किसी के भी साथ लिख सकते हो ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि 3 + 2 + 1, तो आप 3 2 5 और 1 6 आएगा ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 1 + 2 4 और 2 26 6 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, 6x² के साथ 1 को लिख लिया, 20x अलग लिख लिया। इससे क्या फायदा होगा, 6x² प्लस 1 की जगह 15x लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 15x। तो ऊपर 5x है, नीचे कितना हो जाएगा, इसकी जगह लिख दूंगा 15x और प्लस 20x। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5x डिवाइड में आ जाएगा 35x। तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 35, 1/7, 1/7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हिडन करके दिया गया है बट है आसान, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। बस 6x² के साथ 1 को लिखना था जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्री से। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, जो तो शेडो है पिलर की वो घट जाती है कितनी, 20 मीटर जो है वो घट जाती है। ठीक है, वो 20 मीटर घट जाती है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास एक बेस ले लेता हूं मैं, इस बेस पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस पे एक पिलर भी खड़ा हुआ है, ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर एक पिलर ये खड़ा हुआ है। तो इसकी जो शेडो है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या है, यहाँ पर हमारे सूर्य देवता है। ये सूरज देवता हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेडो लाइट भेजेंगे तो शेडो इस तरफ बनेगी। तो जब शेडो बनी थी यहाँ पर ये वाली, तो पहले तो इसकी शेडो ऐसी थी जो यहाँ पर और फिर बाद में इसकी थोड़ी छोटी हो गई तो ये वाली शेडो बनी यहाँ पर ऐसे। यानी कि पहले जो एंगल बन रहा था, पहले यहाँ पर जो एंगल बना था वो बना था 30 डिग्री का, फिर बन गया कितने का 45 डिग्री का। ठीक है कि नहीं, 45 डिग्री का। इस वाले पिलर की हाइट को मैं मान लेता हूँ h। ठीक है, और यही इसने पूछा है द हाइट ऑफ द पिलर कितनी होगी। तो अगर मैं इस वाले एंगल को देखता हूं, इस वाले एंगल को, तो यहां से 1045 लगा देता हूं। 1045 किसके बराबर होता है, 1045 बराबर होता है 1 के।
यानी कि इसका मतलब होता है कि जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये वाली साइड भी होगी, क्योंकि देखो ये तो 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 होगा, और ये वाली साइड बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें आप ज्यादा सोच भी नहीं पा रहे हो, मतलब करना भी नहीं है कुछ ऐसे। अगर ये h है तो यहां से यहां तक की ये जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, यहां से यहां तक की जो साइड होगी ये वाली, हो यहां से यहां तक की जो वाली लेंथ होगी ये भी हमारी कितनी होगी, h होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले एंगल पे। अगर इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो मैं इसको बताऊँ tan30 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे tan30 बराबर होता है 1/√3 के, 1/√3 के। तो हम कहेंगे अगर ये वाली साइड 1 होती तो ये कितनी होती, ये पूरी होती हमारी कितनी, √3। अगर ये पूरी हमारी कितनी होती 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी साइड होती है कितनी होती, √3 होती, यानी कि 1 में √3 की मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन हमने देखा कि ये वाली तो हमारी 1 नहीं है, ये कितनी है, h है, तो फिर ये h √3 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये 1/√3, ये h है तो ये h√3, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो बस ये वाली डिस्टेंस हमें दी हुई है कि जो साइड थी वो कितनी कम हो गई थी, 20 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि h√3 में से अगर मैं h माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 20, ये वाला। h कॉमन लूंगा, h कॉमन लेंगे √3 - 1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 20 के। तो h बराबर हो जाएगा किसके, 20 अपॉन में √3 - 1, ये इसकी हाइट होनी चाहिए, 20 अपॉन में √3 - 1। तो 20 अपॉन में √3 - 1 कहीं पे भी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा, 20 अपॉन √3 - 1, -1 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको निशान को उल्टा करके, रैशनलाइज करना आपको आता होगा ऐसे करके। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 20, ये हो जाएगा 20 कितना, √3 - 1। लेकिन ये क्या होगा, √3 - 1, √3 + 1 का मतलब होता है √3 - 1, और √3 + 1 का मतलब होता है a - b a + b। तो इसका मतलब होगा क्या, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, ये 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, 2 से कट जाएगा ये 10 बार। तो आंसर आएगा फाइनल 10√3 - 1, ये इसका आंसर होगा 10√3 - 1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो फिर से बता रहा हूँ हुआ क्या है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर किया होगा, उसमें हमें कुछ एंगल्स याद रखने पड़ते हैं। अगर ये वाली इस एंगल को देखता हूँ तो ये है √30, √30 का मतलब होता है कि जितनी ये साइड होगी उसका √3 टाइम ये वाली साइड होगी। जैसे जितनी भी ये साइड होगी उसका √3 में मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड आएगी, ये होता है tan30। तो अगर ये वाली साइड मैंने h मानी है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी h√3। फिर tan45 लगाया, इसमें tan45 का मतलब होता है जितनी ये साइड है उतनी ही ये वाली साइड होगी। तो इसने क्वेश्चन में कहा भी था कि द चेंजेस 30 to 45, जब एंगल हमारा 30 से 45 हुआ तो उसकी जो डिस्टेंस घटी है वो 20 मीटर कम हुई है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है। तो देखो यहां से यहां तक की पूरी पता है h√3, इसमें से अगर मैं h माइनस कर दूं तो 20 तो बचेगा, इस टोटल में से अगर मैं h को माइनस कर दूं तो ये बचेगा। तो इस टोटल में से मैंने h को माइनस कर दिया, 20 बचा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है ये आपने कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, हमारे पास दो सर्कल है, तो दो सर्कल बनाएंगे हम अच्छे अच्छे से। एक सर्कल हमारे पास ये है और एक सर्कल हमारे पास ये वाला है। ये थोड़ा अजीब सा बन गया है बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा ठीक से बनाएंगे। हमारे पास ये दो सर्कल है भाई, एक का रेडियस कितना है, इसका यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है इसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर इसने क्या कहा, एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको। तीसरे वृत्त का अच्छा नहीं, एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो मेरे पास दो दो सर्कल है, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है। आगे इसका एरिया निकाला इसका एरिया निकाला, दोनों को जोड़ दिया, जितना इनका एरिया आएगा एक तीसरे सर्कल का एरिया इन दोनों के योग के बराबर है, तो उस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो हम कहेंगे भाई इनका एरिया निकाल के देख लेते हैं। इसका जो एरिया आएगा वो आएगा πr², पाई का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका जो रेडियस एरिया आएगा वो आएगा 25 पाई, प्लस रेडियस 12 है तो 12 का स्क्वायर करूंगा 144 पाई आएगा, और ये बराबर है किसके,
ये बराबर है एक बड़े वाले सर्कल के एरिया के, बहुत बड़ा एरिया है सर्कल है हमारा, इसका एक रेडियस हो, ठीक है, एक सर्कल था ये बहुत बड़ा, तो इसका भी कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका और इसका एरिया जुड़ करके इसके एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया मैं ले लेता हूं पाई आर स्क्वायर के, और इसका रेडियस हमें बताना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसने कहा कि दोनों का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है। तो एरिया अगर निकालना है तो इसका रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 पाई इसका एरिया होगा, 12 इसका रेडियस 12 है, ठीक है, इसका रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर 144 पाई, ये इसका एरिया है। इन दोनों का एरिया जोड़ करके जो आएगा वो इसके एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया मैंने निकाल दिया पाई, और रेडियस आर अपनी तरफ से मान लिया आर स्क्वायर आ गया। जब इनको जोड़ूंगा तो आएगा 169 पाई के, और ये बराबर है किसके? पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर अगर 69 है, 169 है, तो आर इक्वल टू आएगा 13 के, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सर्कल का नहीं है, क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल का, जहां पर पाइथागोरस थ्योरम हमारी लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक ट्रिपलेट होती है कि अगर हमारे पास एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ते हैं तो ये बराबर आएगा 13 के स्क्वायर के, तो इसका रेडियस हमारा कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। बेसिकली उसी पे डिपेंड है, बट इसने इसको एक सर्कल की फॉर्म में बना करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि ए और बी जो है एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक वृत्त के चारों चक्कर लगा रहे हैं। फिर से वृत्त की बात हो रही है, ये एक इस सर्कल पे चक्कर लगा रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने यहाँ से, और ये चक्कर लगा रहे हैं। ए इस तरफ चक्कर लगाता है, ये 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। फिर यहाँ से बी भी चक्कर लगाता है और उसको लगते हैं 50 सेकंड, 50 सेकंड। तो इसने पूछा तो उन्हें शुरुआती बिंदु पर, जहां से शुरू कर रहे हैं अभी दौड़ना, उसी बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे। तो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, कैसे करेंगे देखो। जब ये 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है ए, तो जब ये इधर दौड़ के आएगा तो एक चक्कर लगा लेगा, 40 सेकंड हो जाएंगे। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो 80 सेकंड होंगे। फिर तीसरा 120, फिर 40 160, फिर 40 200, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। बी भी ऐसे चलेगा, पहले एक 50 सेकंड में लगाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा 150 सेकंड पे लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा 200 पे लगाएगा। तो इस तरीके से ये भी चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को अगर इस यहां पर इसी पॉइंट पे फिर से मिलना है, तो आपको क्या करना है, 40 का और 50 का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 200, यानी कि 200 सेकंड के बाद ये फिर से वहीं पे मिलेंगे, 200 सेकंड के बाद ये वहीं पे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? ध्यान से देखो, जब 40 का बंदा है, 40 वाला 40 सेकंड पे गया, यहां पर पहुंच गया। जब ये यहां पर पहुंचा तो ये तो पीछे है, अभी बी तो पीछे रह गया, क्योंकि ये 50 सेकंड में पूरा करता है। फिर ये आगे बढ़ जाएगा और बी इसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर ये 120 पे पहुंच जाए, 60 80 पे पहुंच जाएगा, ये पीछे होगा अभी, क्योंकि इसको तो 100 सेकंड लगेंगे अभी। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब इसके चक्कर हो जाएंगे कितने? 5 पूरे। जैसे ही इसके 5 चक्कर पूरे होंगे, इसके 4 चक्कर पूरे हो चुके होंगे और ये दोनों इसी जगह पे बैठे होंगे। 200 सेकंड इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके 5 चक्कर जब कंप्लीट होंगे, 5 चक्कर, तो ये यहां पे खड़ा होगा। और इसका चौथा चक्कर जब कंप्लीट होगा, 1 2 3 और 4, तो इसको भी 200 सेकंड पे यहां पे खड़ा होगा, और 200 सेकंड पे ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन एलसीएम से निकालना था, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए डिस्काउंट का है, 3 डिस्काउंट हमें देने हैं, तो वो एक डिस्काउंट किसके बराबर होगा। जैसे कहा गया कि आपको 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% का, 20% का और 25% का, तो वो तीनों डिस्काउंट किसी एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होना चाहिए। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ है? 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई एक बात बताओ, टोटल कितना दे रहे हो, मतलब टोटल बताना है। तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसको हम सक्सेसिव वाले तरीके से कर सकते हैं। सक्सेसिव वाला तरीका आपने देखा होगा, क्लास में हमने किया है। सबसे पहले हम देखेंगे 15%। 15% का मतलब होता है 3/20,
और 3/20 का डिस्काउंट करने का मतलब कि 20 रुपए का जो सामान है वो बिकेगा कितने का, 17 का। फिर दूसरा डिस्काउंट है 20%। 20% का डिस्काउंट का मतलब 1/5। 1/5 का डिस्काउंट का मतलब 5 रुपए का सामान कितने का बिक जाएगा, 4 का। और फिर तीसरा डिस्काउंट है 25% का, तो ये मतलब है 1/4 का डिस्काउंट होना, मतलब 4 का सामान कितने का बिकेगा, 3 का बिकेगा। बस हो गए तीनों डिस्काउंट। इधर 4 से 4 को काट दूंगा, 20 × 5 100 हो जाएगा, और 17 × 3 51 हो जाएगा। तो 100 रुपए का सामान 51 में बिका है, डिस्काउंट हुआ है 49 का, 49% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पिछली वीडियो में डिस्काउंट को लेकर के मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने उसको ठीक भी किया है, आप कमेंट देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा कि ए और बी मिलकर 18 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कि वो बड़े ध्यान से देखते हैं। सभी लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसे टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना बातें करता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। टाइम भी आपको थोड़ा कम ही रहता है, मतलब 30 के में आसपास मिनट में, जिसमें समझाना भी होता है और क्वेश्चन भी करना होता है, तो कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। ध्यान से देखेंगे। ए और बी जो है वो 18 दिनों में किसी काम को कर देते हैं। ये पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, जब ए और बी मिलकर 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बी और सी 24 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, और ए और सी मिलकर के 36 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी बहुत बार किए हैं। हमेशा क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालेंगे, जो कि 72 आ रहा है। 72 काम करने में अगर इनको 18 दिन लगते हैं तो इनकी एफिशिएंसी है 4, इनकी 24 से भाग करूंगा 3, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2। फिर इसका किसी भी क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता है। हमेशा जब भी ऐसे आपको पेयर बना के दिए हो तो हमेशा इनको जोड़ देंगे, तो 2 बार जुड़ेगा ए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बी भी जुड़ेगा 2 बार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और सी भी जुड़ेगा 2 बार। और जब इफिशियंसी जोड़ूंगा तो 4 और 3 7 और 2 9 आया है। इधर से 2 कॉमन लूंगा तो इन तीनों की जोड़ दूंगा, अंदर रख दूंगा, और ये इक्वल है किसके, 9 के। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इकट्ठा एफिशिएंसी जो आई है, 2 को इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड कर देगा। ये इन तीनों की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9/2। इसको 4.5 भी आप लिख सकते हैं। तो इसने क्वेश्चन में कहा कि यदि वो तीनों काम करें, साथ मिलके काम करने पर तीनों को कितना टाइम लगेगा। तो जब भी आपको टाइम पूछा गया होता है, समय जब भी पूछा गया होता है, जो भी काम कराना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। हमें सारा काम कराना है 72, किससे कराना है, तीनों से। तो तीनों से कराने का मतलब तीनों की एफिशिएंसी नीचे लिखी जाएगी 9/2, और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 9 से कट जाएगा 8 बार। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। 8 से कट जाएगा 2, 8 में 2 की गुणा करूंगा तो 16 डेज लगेंगे इनको। अगर ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 16 डेज में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर होता है। जब तक टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, टोटल वर्क और इफिशियंसी, बाकी सब मोहमाया है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की क्लास का, इसने कहा कि इफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के हैज 2 एज वन ऑफ इट्स जीरो, जो ये 2 है इसका एक फैक्टर है, जीरो है, या फिर इसका एक रूट है। तो जब भी आपका कोई एक रूट होता है, रूट की खास बात यही होती है, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, शून्यक भी इसको बोलते हैं। तो इसकी खास बात ये होती है कि आप इसको इसमें रख दो तो ये बराबर जीरो हो जाती है। किसी भी इक्वेशन का जब रूट होता है, उसको आप इसका मतलब ये होता है कि इस वैल्यू को, उसके रूट को अगर आप इक्वेशन में रख देते हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम रख देते हैं, उसने खुद कह दिया है कि ये इसका एक शून्यक है, ये एक जीरो है। तो x की जगह पे 2 लिख दूंगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 की पावर 2 4, 4 में 6 की गुणा करूंगा 24, प्लस 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, माइनस के, और इक्वल जीरो होना पड़ेगा क्योंकि मैंने शून्य की वैल्यू इक्वेशन में रख दी है। तो कितना हो जाएगा ये 22 और 8, ये प्लस का है ना, तो प्लस में प्लस जोड़ देंगे, 22 और 8 30, 30 में से 24 घटाऊंगा तो 6 बचेगा। 6 माइनस के इक्वल टू किसके है, जीरो के है। 6 माइनस के इक्वल टू जीरो है, तो के को इधर ले आऊंगा तो 6 बराबर हो जाएगा के के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन। ठीक है,
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने बता दिया है आपको, बैंक का जो एग्ज़ाम है अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम आपके निकलने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि हिमाचल का हालात ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आसान रहती हैं चीज़ें, हिमाचल की कट ऑफ अलग ही लगती है, ऐसे नहीं कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे करना है। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि हम हिमाचल से बाहर नहीं जाना है, तो आपकी जॉब बैंक में जब जॉब लगेगी तो आपको हिमाचल के अंदर ही जॉब करनी है, बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर आप पीओ की जॉब पे जाते हैं तो उसमें भी 2 या 3 साल का आपको बाहर रहना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको होम टाउन या आपको घर के आसपास ही पोस्टिंग मिल जाती है। बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब होती है। तो इसका बैच बना हुआ है, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9816064475 पे सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आराम से बैठ के आप पहले क्लासेस को देखिए, आपको लगता है कि क्वालिटी है तब आप जा करके एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।